हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और सबके सामने हाजिर हूं आज की करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर के। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आज की सारी महत्वपूर्ण यहाँ पे जितनी भी कहानियां रही हैं, मतलब कहानियां मतलब है कि जितने भी करंट अफेयर्स में ऐसे मुद्दे रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो किसी खेल से संबंधित हो, किसी पुरस्कार से संबंधित हो, या फिर किसी चर्चित पर्सनालिटी से संबंधित हो, या फिर कोई नई योजना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हो, तो हम यहाँ पे जो है सारी चीज़ें अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा। डेली हम बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं रहते हैं, जो चल रहा है वही पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है लिमिटेड टाइम होता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको जो है लिमिटेड टाइम में जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। देखो हमारा पहला आर्टिकल क्या बोल रहा है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ये जो है हर जगह ट्रेंडिंग पे चल रहा है। न्यूज़पेपर में जो है 50 आर्टिकल में जो है 20 आर्टिकल आपको इसी के देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है भाई अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण देश है। सारे देशों की नज़र रहती है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, और इतने बड़े चुनाव अगर हो रहे हैं, वहाँ का नेता बदल रहा है, तो जो नेता आएंगे, जो उनकी माइंडसेट होगी, जैसा वो करना चाहते हैं, जिस देश के साथ अच्छे व्यापार करना चाहेंगे करेंगे। तो अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। आपको मैंने बताया है कि अमेरिका क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या सोचता है, सबको बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो है 47वें राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा यहाँ पे चुनाव जीत करके आए। दोबारा मतलब क्या, इसके पहले भी कार्यकाल में रह चुके हैं। उसका जो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल इसके पहले क्या रहा है और कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे वो। ठीक है, तो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया है, जो भारतीय मूल की महिला थी, और 47वें राष्ट्रपति बने हैं ये। और इस बार जो है एक तरीके से थीम या एजेंडा, या जो लोगों को होता है कि हम जो है एक तरीके से इस बात को लेकर चल रहे हैं, और अगर आप हमें जिताते हो तो हम जो है अपने इन मुझे होता है ना कि नेताजी जो है चुनाव जीतने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, या उनका कोई स्लोगन होता है, कोई वाक्य होता है, तो वैसा ही इनका यहाँ पे स्टेटमेंट था, अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। मतलब क्या है, इन्होंने बोला था कि अमेरिका को हम फिर से महान बनाएंगे अगर आप मुझे जिताएंगे। ठीक है, ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद से गैर लगातार कार्य के लिए चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। मतलब लगातार कार्यकाल के लिए एक बार बीच में गैप हो गया, अदरवाइज जो कंटिन्यूअसली जो है कार्यकाल उनको मिल रहा है। अगर बात करें सीटों की या वोट्स की, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है 294 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो कमला हैरिस थी उनको जो है 223 मिले हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। यहाँ पे बात करें तो 46वें जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा ही बहुत बार, 2021 से 24 तक रहे हैं। 45वें जो है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप मतलब देखो यहाँ पे जो पहले चुनाव जीते थे तब की बात हो रही है। अमेरिकी चुनाव में जीते हैं, बहुत सारे भारतीय भी जीते हैं। बहुत सारे भारतीय देखो हर जगह हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो है भारतीय है, तो वहाँ पे जो है, और हमने देखा कि दूसरे पार्टी मतलब दूसरे जो उनके विपक्ष में लड़ रही थी वो भी थी, वो भारतीय मूल की ही महिला थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय है या भारतीय मूल के हैं और यहाँ पर जीते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के 6 कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। ये सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं भाई, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से नहीं है ये। इसके अलावा अमित शाह एरिजोना कांग्रेस नल डिस्ट्रिक्ट्स के एक के पहले चरण के परिणाम जारी होने के बाद जो है डेविड स्वीकर्ट से आगे चल रहे हैं। ये तो ठीक है, बट आप इनके नाम याद रखिएगा। रो खन्ना जो है कैलिफोर्निया में है, सुहास सुब्रमण्यम वर्जीनिया में है, एमी बेरा जो है कैलिफोर्निया में है, और फिर प्रमिला जयपाल वाशिंगटन में है, राजा कृष्ण मूर्ति जो है इलिनॉइस में है, और श्री थानेदार जो है मिशिगन में है। ये 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो जीते हैं और वो भारत के ही हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हमारा आर्टिकल है, आईपीएल जो है मेगा ऑक्शन होने वाला है। ठीक है, 2025 नीलामी जो होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तिथि जो है 24 तथा 25 नवंबर जो है 2024 को होने वाली है, 2025 के लिए कि कहाँ पर क्या होगा, सऊदी अरब में ही होने वाला है ये। आईपीएल संयोजक है बीसीसीआई। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब नीलामी विदेश में आयोजित की जा रही है, अदरवाइज जो है भारत में ही होती थी। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2024 की नीलामी दुबई में ही की गई थी, 2024 की भी की गई थी, और 2025 की भी जो अभी नवंबर में होने वाली है वो भी जो है भारत से बाहर ही हो रही है। ठीक है, तो जरूरी हो जाता है। अब हमारे लिए नेक्स्ट आर्टिकल है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। कई बार योजनाओं के नाम से समझ में आ जाता है कि कैसी योजना हो सकती है। देखो पीएम मतलब प्रधानमंत्री के नाम से योजनाएं चलती हैं। विद्या मतलब क्या होता है, पढ़ाई लिखाई। लक्ष्मी मतलब
लड़कियों के लिए हो सकता है, लड़कियों के लिए हो, थोड़ा सा आइडिया से लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्या लक्ष्मी को मंजूरी दे दी है। यह एक नई केंद्रीय योजना है, केंद्रीय मतलब केंद्र की योजना है, यहाँ पे राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। इसका उद्देश्य है मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता, मतलब जो अच्छे छात्र हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको जो है हम आर्थिक सहायता मतलब पैसे की सहायता देंगे। वित्तीय सहायता मतलब होता है पैसे की सहायता, ठीक है, ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को उच्च अध्ययन करने से ना रोके। वह पाठ्यक्रम में संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप जो है इस योजना का लाभ उठाते हो, आप पढ़ना चाहते हो, हायर स्टडीज करना चाहते हो, लेकिन जो है आपका फैमिली बैकग्राउंड या फाइनेंशियल या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप इस योजना के माध्यम से जो है सारे खर्च जो है सरकार के ऊपर तरह से डाल सकते हो। वो आपकी मदद करने के लिए ऐसी योजनाएं लेकर के आ रही है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए, संपार्श्विक मुक्त है। देखो अगर आप नॉर्मल कभी भी कोई ऋण लेने जाते हो, लोन लेने जाते हो, तो वहां पे होता है कि भाई कोई गारंटर लेकर के आओ, या फिर वहां पे कोई सिक्योरिटी रखो। आप अगर 50 लाख का या 50,000 का जितना भी लोन चाहिए, तो आपको कोई अपनी पर्सनल चीज जिसको आप बेचना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी, कि अगर कल आप उनका जो है ऋण नहीं चुका पाते तो उस सामान से वो भरपाई कर सकते हैं, ऐसा करना होता है। लेकिन जो इस योजना में जो लाभ यही है कि भाई कोई संपार्श्विक नहीं देनी है और ना ही कोई गारंटर लेके आना है। इसकी शुरुआत जो है 860 योग्य QHI से होगी, जिससे 22 लाख से अधिक छात्र यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल होगा, जहाँ पर जो है जिसको नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी, और इसी पोर्टल पर छात्र शिक्षा ऋण के साथ साथ ब्याज के छूट के लिए भी आवेदन करेंगे। तो वही सारी चीजें चलने वाली है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का जो आयोजन है वो 20 से 28 नवंबर के मध्य जो है गोवा में होने वाला है, ठीक। कहाँ पर हो रहा है? गोवा में हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसका नाम देखेंगे, तो इसका नाम है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 20 से 28 नवंबर गोवा में होगा यहाँ पे। इसी के साथ 18वां फिल्म बाजार भी 20 से 24 नवंबर तक आयोजित होने वाला है। फिल्म बाजार की बात करें तो यहाँ पे एक व्यूइंग रूम होता है, मतलब जहाँ पे मूवीज वगैरह दिखाई जाती हैं सारी। 208 फिल्में यहाँ पर दिखाई जाने वाली हैं। फिल्म बाजार जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और एशिया के सबसे समृद्ध फिल्म मेलों में से एक है। इसका आयोजन जो है IFFI द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसके द्वारा आयोजन किया जाता है। दक्षिण एशियाई फिल्में जो भी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने के लिए, जैसे क्या होता है अभी हॉलीवुड मूवीज जो हैं, आप देखो जो उनको जो है दुनिया के हर कोने में लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो आप, कौन ऐसा जो नहीं जानता होगा। और भी बहुत सारी वेब सीरीज या मूवीज वगैरह हैं जो दुनिया के हर कोने में लोग जानते हैं। लेकिन हम बात करें बॉलीवुड मूवीज की, तो बहुत सारी फिल्में ऐसी होंगी जो नहीं चली हैं, हम भर जानते हैं। अगर देश से बाहर कहीं जाके पूछोगे तो लोगों को नहीं पता होगा। या कोरियन मूवीज है या फिर और अन्य मूवीज ऐसी हैं जिनके बारे में देश दुनिया में लोग नहीं जानते। तो हम यहाँ पे यही प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन मूवीज़ के बारे में या जो हमारा फिल्म जगत है उसके बारे में जाने, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आप देखते रहते हो अवार्ड्स वगैरह, प्रथम आयोजन जो है 1952 मुंबई में गैर प्रतिस्पर्धा के रूप में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा मंत्रालय भी है और जो है गोवा राज्य सरकार भी है, वो भी शामिल होती है। देखो आप कभी देखते होगे फिल्म फेस्टिवल जो होते हैं उसमें गोवा की पुलिस वगैरह रहती है, उसको लेकर के जो है सारे हीरो हीरोइंस वगैरह थैंक यू वगैरह भी बोलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये सारा आयोजन ज़्यादातर गोवा में ही होता है, ठीक है। अगर बात करें उद्देश्य क्या है, दुनिया भर के सिनेमा घरों और फिल्म सामग्रियों को एक साझा मंच प्रदान करना। सभी फिल्में जो है, सब फिल्म मेकर्स जो हैं, अच्छी अच्छी फिल्मों के बारे में वहाँ पर चीज़ें बताई जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि कौन सी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पर क्या बूम कर रही है, अच्छी फिल्में कौन कौन सी है, ठीक है। भारत का पहला प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जनवरी 1965 में, देखो जो पहली बार हुआ था फिल्म महोत्सव 1952 में हुआ था, लेकिन यह प्रतिस्पर्धी नहीं था। यहाँ पे जो 1965 में हुआ है केरल में त्रिवेंद्रम में, तीसरे संस्करण में शुरू किया गया था। तीसरा संस्करण था, तीसरी बार आयोजन इसका हो रहा था, तब यहाँ पे प्रतिस्पर्धा वाला किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एक खेल से संबंधित है।
मैक्स वेरस्टैपेन ने ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। तो इसके बारे में देख लेते कि भाई ये खेल आखिरकार क्या है और जो विजेता है उन्होंने किसको हराया है, कब कितनी बार खेला है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। रेडबुल ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन ने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इस जीत के साथ ही वेरस्टैपेन अपने लगातार चौथे विश्व चैंपियनशिप के करीब पहुंच गए हैं। चौथा उनको मिल जाएगा अगर इसके बाद वो जीतेंगे तो। ये उनकी इस साल की 8वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत है। 8वीं है इसी साल, मतलब क्या है, 8वीं बार ये जीते हैं। ब्राजील फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन साओ पाउलो में किया गया। तो आपको याद रखना है कि आयोजन स्थल यहाँ पे क्या रहा है, तो साओ पाउलो में इसका आयोजन किया गया था। मैक्स एमिलियन वेस्टरस्पेन एक डच और बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर हैं। वह वर्तमान में रेडबुल रेसिंग के लिए फार्मूला 1 में नीदरलैंड के झंडे तले रेसिंग करते हैं। फार्मूला 1 कहीं सुना आपने? फार्मूला 1 कार्स, फार्मूला 1 बाइक्स। आई थिंक बाइक्स के बारे में बहुत एक न्यूज चला था कि जो है कश्मीर में जो है फार्मूला 1 कार्स या बाइक्स जो है पहली बार वहाँ पे चल रही थी। ठीक है, आप सर्च करके देखिएगा, ये जो है बहुत चर्चित आर्टिकल था उस समय का। वेस्टरलैंड ने 3 फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप खिताब भी जीता है, 2021, 2022, 2023। ठीक है, 3 ये खिताब ऑलरेडी यहाँ पर जीत चुके हैं। नेक्स्ट हम देखें क्या लिखा है। भारत और एडीबी मतलब जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बीच जो है $200 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। तो हमारे भारत सरकार भी जो है योजनाओं के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो है लोन लेती है बाहर बड़े बड़े बैंकों से। ठीक है, जैसे आप आरबीआई से, एसबीआई से, सॉरी हम तो एसबीआई से लेते हैं, एसबीआई जो आरबीआई से लेता है, आरबीआई या फिर हमारी भारत सरकार जो है विदेशी बैंकों से ऋण लेती है। और ये जो बैंक्स होते हैं इनसे जो है दुनिया के कोई भी देश, या जैसे एशिया में है तो एशिया के जितने भी देश हैं वो यहाँ से ऋण ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे भाई क्यों लिया गया है। तो पहला है $200 मिलियन का ऋण यहाँ पे समझौता हुआ है। उत्तराखंड राज्य में शहरी सेवाओं को विकसित करने के लिए इसका एक तरह से निर्माण किया गया है, या सॉरी निर्माण करिए, जो उत्तराखंड है वहाँ पे शहरी सेवाओं को बनाने या बढ़ाने के लिए ये जो है लोन लिया गया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो बहुपक्षीय विकास वित्त पोषण संस्था, बहुत सारी यहाँ पर जो है कंट्री शामिल हैं। स्थापना है 19 दिसंबर 1966, मनीला फिलीपींस में इसका जो है मुख्यालय है। बात करें तो 68 मेंबर्स, 68 सदस्य यहाँ पर इसमें शामिल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। ये जो है एक तरीके से वैज्ञानिक रिसर्च से भी संबंधित है, बीमारियों को लेकर जो रिसर्च होती रहती है उसी से संबंधित है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज नामक एक नई पहल की घोषणा की है। यह पहल क्या है, वैज्ञानिकों को स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये पहले तरीके का कोई जो है इनिशिएटिव लिया गया है जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो भी, मतलब जो नई नई बीमारियां आती रहती हैं या कोई पुरानी बीमारी ऐसी है जिसका समाधान जो है जड़ से खत्म करने के लिए हमारे पास कोई दवा या कोई इलाज नहीं है, उसके लिए जो है वैज्ञानिकों को सपोर्ट करेगी सरकार, ताकि जो है इस क्षेत्र में काम करके कुछ जो बीमारियां नई आ रही हैं, पुरानी आ रही, उनका हम निदान कर पाए। ठीक है, यह पहल ये हमारा हो गया। उद्देश्य तो आपको बता ही दिया, वही है। तो क्या है, नवीन एवं अलग सोच के साथ भविष्यगामी विचारों, सफल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों, टीका, दवा, चिकित्सा, निदान की खोज विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे वैज्ञानिक होंगे उनसे यही उम्मीद की जाएगी कि नए नए तरीके लेकर के आए ताकि समस्याओं का या बीमारियों का यहाँ पे समाधान किया जा सके। अब हमारा है राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0, 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। ये जो है पेंशन भोगी व्यक्तियों के लिए है जो सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को ही पेंशन देती है। प्राइवेट कंपनियां पेंशन नहीं देना चाहती हैं। वो जब तक आप काम कर रहे हो, चाहे वो 4 दिन करो, 4 साल करो, 40 साल करो, तभी तक आपको फायदा देंगे। उसके बाद जो है आपका उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सरकार क्या है, आपका जो है पूरा खर्चा उठाती है कि सैलरी देगी, छोड़ने के बाद जो है, नौकरी खत्म होने के बाद जो है पेंशन भी देती है। तो पेंशन भोगियों के लिए ही ये योजना है। पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया गया है। डीएलसी अभियान 3.0 1 से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित किया
जाएगा। मतलब क्या है, देखो जो भी पेंशन भोगी हैं उनका वहाँ पे एक तरीके से प्रमाणीकरण किया जा रहा है, डिजिटली किया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या है, जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन में जो भी पेंशन भोगी हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। जीवन प्रमाण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। वर्ष 2024 में जीवन प्रमाण की शुरुआत की गई थी और 2021 में फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत हुई। 2024 में स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन तब हम डिजिटली इतने ज़्यादा आगे नहीं थे। तो जो फेस ऑथेंटिकेशन होता है कि आपका फेस स्कैन करके ही आपकी सारी जानकारी आ जाएगी, वो हमने 2021 से शुरू किया था। ठीक है, तो ये सारा हमारा किसके लिए है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0, 2.0, 1.0 कोई भी ओ हो, किसके लिए शुरू किया गया था, तो जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, सरकार से पेंशन भोगी है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, राज्य सरकार में हो, उनके लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आज का आखिरी लास्ट आर्टिकल हमारा है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। कैंसर मतलब समझते हो, कैंसर जो है ज़्यादातर लाइलाज बीमारी बोलते हैं। भाई बहुत कम कैंसर ऐसे हैं जिनका इलाज संभव है या किसी व्यक्ति को बचाने की हम गारंटी दे सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर जो कैंसर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति की मौत जो है निश्चित हो जाती है। और कैंसर मतलब क्या है, नॉर्मल कोशिकाओं का जो है नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाना। ठीक है, जैसे आपके ब्रेन सेल्स हैं, अभी सबके ब्रेन का जो मैप है सिंपल है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, आपने पढ़ा है बायो में। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन में जो है कुछ सेल्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा बढ़ जाएं जिनकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, तो उसी को हम कैंसर बोलते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, कैंसर के लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उनको जागरूक करना, उपचार करना, लोगों को बताना। कई बार होता है लोगों को कैंसर होता है, उनको लास्ट स्टेज पे पता चलता है। क्यों उनको लक्षण दिखे तो समझ में नहीं आए, समझ में आए तो उनको दिखे भी नहीं, या फिर जो है लोग डॉक्टर के पास जो है जाते नहीं, जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है समय पर उपचार नहीं हो पाता है। लास्ट स्टेज में पता चला अब उपचार संभव नहीं है, तो बहुत सारे लोगों की मौत जो है इसी कारण होती है। कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाने की मुख्य वजह क्या है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो है मैडम क्यूरी का जन्म जो है इसी दिन हुआ था। कैंसर से लड़ने में अहम योगदान जो है यही जो व्यक्ति हैं इन्होंने दिया था, इसलिए जो है इनके जीवन दिन को हम मनाते हैं नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जिसमें जो है कोशिश करते हैं कि लोग को जागरूक कर पाएं कैंसर के प्रति, ताकि वो अपना समय से इलाज और सही से इलाज कराने में सक्षम हो पाए। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं जो भी आज के चर्चित मुद्दे रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।